देखो आज हम रेजोनेंस करेंगे। कई बच्चों को बहुत सारा डाउट आ रहा था कि रेजोनेंस समझ नहीं आया। तो जिनको रेजोनेंस आता है, सही से किया हुआ है, तो उनकी मर्जी है, वो लेक्चर लगा भी सकते हैं और बाद में रिकॉर्ड में देख सकते हैं। ओके, जिनको रेजोनेंस के अंदर डाउट आ रहा था, तो रेजोनेंस का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थोड़ा मैं और बेसिक से बताऊंगा और उसके अंदर थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग भी बताऊंगा, और लास्ट में आपको ओड इलेक्ट्रॉन की आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी सिखाऊंगा। रेजोनेंस करेंगे। कई बच्चों को डाउट आ रहा था बहुत सारा रेजोनेंस में कि सर रेजोनेंस समझ नहीं आया। देखो वैसे जो रेजोनेंस है आपका, वो ऑर्गेनिक का टॉपिक है। मेन जो आप रेजोनेंस पढ़ोगे ऑर्गेनिक के अंदर दोबारा से आएगा, जहां पे हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जीओसी पढ़ते हैं, वहां पे दोबारा से आएगा वहां पे। ओके, यहाँ पर भी आता है, जैसे हमें बोन ऑर्डर निकालना है, फ्रैक्शन में बोन ऑर्डर निकालना है, चार्ज निकालना है, तो यहाँ पर भी हम केमिकल बॉन्डिंग में उसको स्टडी करते हैं। ओके, काफी सारे क्वेश्चन इसके बेस पे यहाँ पे आए हुए हैं। रेजोनेंस, देखो आपने रेजोनेंस के काफी सारे एग्जांपल्स भी कर लिए हैं, और काफी सारे आपने उसमें किस में रेजोनेंस होगा किस में रेजोनेंस नहीं होगा वो भी आपने काफी सारे कर लिए हैं। ओके, अभी भी देखो जो जो पहले ना रेजोनेंस का हमें बेसिक पता होना चाहिए कि रेजोनेंस एक्चुअल में हो क्यों रहा है, रेजोनेंस होता क्या है और हो क्यों रहा है, उसका ओरिजिन हमें पता होना चाहिए। ओके, देखो रेजोनेंस का जो कंसेप्ट आया ना, रेजोनेंस का कंसेप्ट आया बेंजीन से। रेजोनेंस का कंसेप्ट कहां से आया? वो बेंजीन से कंसेप्ट आया। हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं। ओके, अब देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं, हमें पता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब ये मेरे को बताओ कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होगी, डबल की होगी, या फिर ट्रिपल की ज्यादा होगी? बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली सिंगल की ज्यादा होगी। हमें पता है कि जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होती है? कम होती है। ये थोड़ा सा डाटा याद भी कर सकते हो आप कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। डबल बॉन्ड की होती है 1.34, और ट्रिपल बॉन्ड की होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड वैल्यू होती है कि अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बनेगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ इतनी होती है, डबल बनेगा इतनी होती है, ट्रिपल बनेगा इतनी होती है। ठीक है, सिंगल बनेगा ज्यादा है, डबल बनेगा उससे कम, ट्रिपल बनेगा तो उससे कम होगी। इतना तो क्लियर है ना? चलो, अब देखो अगर हमने जब बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा, बेंजीन के स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था कि ये तो है देखो डबल बॉन्ड, इसके अंदर क्या है? ये डबल बॉन्ड है, तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1.34 एंगस्ट्रॉम। भाई जहां पे डबल बॉन्ड है तो उसकी इतनी होनी चाहिए ना, और जहां पर सिंगल बॉन्ड है उसकी कितनी होनी चाहिए? 1.54 एंगस्ट्रॉम, इतनी होनी चाहिए। मतलब बेंजीन के अंदर दो बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए, एक तो आनी चाहिए 1.34 जो डबल बॉन्ड से आएगी, और एक सिंगल बॉन्ड से आएगी, दैट इज 1.54 आनी चाहिए। ओके, चलो जी, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हम सोच रहे थे कि हाँ ऐसा होगा, बट एक्चुअल में तो ऐसा होता नहीं। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक लेक्चर ये था मैंने कि कोई भी स्ट्रक्चर है, उसकी बॉन्ड लेंथ बतानी, उसका मास बताना हो, उसका सब कुछ जो भी बताते हैं ना हम, वो हम बताते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेस पे। इसके बेस पे बताते हैं हम, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेस पे बताते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही एडवांस टेक्निक्स है, और मतलब बहुत ही डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। उसी से हमें, हाँ जैसे एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी है हमारी, ईपीआर, मोसबार, एनएमआर, मतलब ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेस पे हम किसी का स्ट्रक्चर बताते हैं, उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, उसके जो बाकी जो उसकी है ना कॉन्जुगेशन हो रही है या नहीं हो रही, भी ऐसा मैकेनिज्म जो हम बताते हैं किसी का भी, वो हम बताते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेस पे। ओके, चलो जी, हमने क्या किया, हमने इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी में रखा, और स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमने इसकी बॉन्ड लेंथ का पता लगाया। स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या किया? इसकी बॉन्ड लेंथ का पता लगाया, और जब हमने इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी में रखा हमने, और वहां से हमें बॉन्ड लेंथ आई, वो बॉन्ड लेंथ आई हमारे पास 1.39 एंगस्ट्रॉम। वहां से बॉन्ड लेंथ क्या आई? वहां से आई 1.39 एंगस्ट्रॉम आई, और दो नहीं आई, सिर्फ सिंगल आई। मतलब हर एक कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो इतनी निकल कर आई, हर एक कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो इतनी निकल कर आई। ओके, अब देखो हम क्या एज्यूम कर रहे थे, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दो निकल के आएंगी बॉन्ड लेंथ, 1.34 एंड 1.54, जबकि दोनों में से कोई भी वैल्यू नहीं आई, वैल्यू सिर्फ एक आई। कौन सी आई? वो 1.39 आई। अब देखो 1.39 इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, 1.39 है वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में लाई कर रही है। इतना तो ठीक है ना? जो 1.39 है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में लाई कर रही है, इतना सही है? फटाफट बताओ, सही है ना? अब देखो 1.39 दोनों के बीच में लाई कर रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बेंजीन के अंदर ना ही डबल बॉन्ड करेक्टर है,
प्योरली डबल बॉन्ड, ना ही प्योरली सिंगल बॉन्ड करेक्टर है। बेंजीन के अंदर तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। बेंजीन का जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कैसा है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब है कि ना तो वो प्योरली सिंगल, ना वो प्योरली डबल, पर डबल और सिंगल के बीच में लाई कर रहा है। बॉन्ड लेंथ इनके बीच में लाई करे तो बॉन्ड ऑर्डर भी तो इनके बीच में ही लाई करेगा ना। इतना समझ आया या नहीं आया, फटाफट बताओ, ये चीज समझ आई या नहीं आई है। इसी से ही हमारा रेजोनेंस का कंसेप्ट आता है। बस ये बिल्कुल मेन इवोल्यूशन है, ये ओरिजिन है रेजोनेंस का। ये चीज समझ आ गई तो रेजोनेंस समझ में आ गया आपको, फटाफट बताओ, आ गया समझ? ठीक है। अब देखो, अब वही है कि एक तो हमने स्ट्रक्चर को ये बनाया, अब हमें पता है कि जब हम ये और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना सकते हैं, तो हम इन दोनों कार्बन के बीच में भी तो बना सकते हैं भाई, क्योंकि कार्बन तो सारे के सारे क्या हैं, सेम है। जब इनके बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है तो इनके बीच में भी क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है। तो हमने इसके जैसा ही एक स्ट्रक्चर और बनाया, ये बन गया भाई। हमने जूम किया कि भाई हाँ, अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, इसने क्या बिगाड़ा है, ये भी हो सकता है। ओके, दोनों के दोनों एक्चुअल में सेम ही है ये। ओके, चलो देखो, अब ना हमारे पास ना रेजोनेंस से ना दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, पढ़ा है आपने, सर ने बताया था रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। और एक होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है। ओके, हाँ, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ओके, अब देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी से बॉन्ड लेंथ निकल कर आई है 1.39। क्या इन दोनों में से कोई स्ट्रक्चर इसको एक्सप्लेन कर रहा है? क्या इन दोनों में से कोई स्ट्रक्चर इसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है इसको एक्सप्लेन, क्योंकि ये तो क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, सिंगल और डबल के बीच में लाई कर रहा है। इन दोनों में से कोई भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। एक्सप्लेन कौन करेगा इसको, एक्सप्लेन करेगा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इससे एक बनाएंगे हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर क्या होगा, देखो, रेजोनेंस हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर यहां डाल दो, इन दोनों का मिक्सचर यहां डाल दो। ये तो बोलता है यहां डबल बॉन्ड है, ये बोलता है यहां डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड करेक्टर है। सबके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड करेक्टर। अब क्या ये स्ट्रक्चर इसको एक्सप्लेन कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड बता रहा है ये, ठीक है। बस यही क्या है, हमारा रेजोनेंस है, यही क्या, यही हमारा रेजोनेंस है कि जब कोई एक स्ट्रक्चर कंपाउंड की प्रॉपर्टी को नहीं बताता, उसके लिए हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। when single structure cannot explain all the properties of compound and we draw more than one structure, जब हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, we draw more than one structure called canonical structure, we draw more than one structure called canonical structure, and the most stable structure is called resonance hybrid structure, and the most stable structure is called resonance hybrid structure। तो ये क्या होगा, हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। तो यहां से कंसेप्ट आया रेजोनेंस की, कि हाँ रेजोनेंस होती है। एक्चुअल में जो रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस का मतलब है डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकेलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन का मतलब होता है फैलना। एक होता है लोकेलाइज्ड, एक होता है डीलोकेलाइज्ड। हाँ, डीलोकेलाइज्ड मतलब फैलना, लोकेलाइज मतलब अपने अपनी जगह पे है, डीलोकेलाइज मतलब वो फैल रहा है, पूरे में फैल रहा है, वो स्प्रेड हो रहा है वो। ओके, चलो, अब देखो, हमें पता है कि बेंजीन के अंदर सिग्मा बॉन्ड भी था और पाई बॉन्ड भी था। बेंजीन के अंदर सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है। सिग्मा बॉन्ड तो होता है हमारा लोकेलाइज्ड, ये कभी भी मूव नहीं करता, दिख रहा है आपको यहाँ पे, हाँ, सिग्मा बॉन्ड होता है हमारा लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड मतलब जो अपनी ही जगह पे रहता है, वो मूव नहीं करता, मूवेबल नहीं है, स्टेशनरी है वो। पाई बॉन्ड होता है हमारा डीलोकेलाइज्ड, मतलब मूविंग है, ये मूवेबल है। ये क्या है, ये हमारा स्टेशनरी है। तो कभी भी रेजोनेंस होगी तो पाई बॉन्ड जो हमारा होगा ना, पाई बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड हो गया, लोन पेयर हो गया, ठीक है, रेडिकल हो गया, तो वही क्या करेगा, मूव करेगा, सिग्मा बॉन्ड नहीं करेगा। सिग्मा बॉन्ड वहीं का वहीं रहेगा। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, लोकेलाइज्ड होता है, और पाई बॉन्ड क्या होता है, वो डीलोकेलाइज होता है। तो डीलोकेलाइजेशन जो होगी वो कहाँ पे होगी, पाई बॉन्ड में होगी। यहाँ पर भी पाई बॉन्ड मूव कर रहे हैं। ओके, इतना उतार लिया, नोट करना है नोट कर लो, फिर कुछ और बताता हूँ मैं आपको। करो फटाफट करो।
सर 1.39 समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया भाई? एक्चुअल में होना चाहिए था बेंजीन के अंदर दो बॉन्ड लेंथ 1.54 एंड 1.34, ये होना चाहिए था, ये ऐसे हम सोच रहे थे ऐसा होगा, बट हुआ कितना? 1.39 हुआ। सो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो बेंजीन के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो वहीं से रेजोनेंस आए। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स और बताता हूं मैं आपको। देखो रेजोनेंस में ना आपको टाइप्स ऑफ रेजोनेंस का पता होना बहुत जरूरी है कि जो रेजोनेंस है वो कितने टाइप्स की होती है। अगर हमें टाइप्स पता चल गए और टाइप्स के अगर हमने एग्जांपल कर लिए सही से, तो रेजोनेंस का कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, ये शायद सर ने आपको लिखाई भी होगी है। सबसे जो फर्स्ट टाइप की जो रेजोनेंस पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम पाई सिग्मा पाई। हर एक को एक्सप्लेन करूंगा, हर एक के एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, सेकंड जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज लगा लो। थर्ड पढ़ते हैं पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा रेडिकल, पाई सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल। लास्ट जो पढ़ते हैं कौन सी पढ़ते हैं? पाई सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल। ओके, वेकेंट ऑर्बिटल इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम बीबी, दैट मींस बैक बॉन्डिंग। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। जो लास्ट वाला है ना पाई सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल, इसी को ही हम बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग कंसेप्ट बीबी। ओके, देखो हर एक को समझते हैं। अगर हमें ये सारी टाइप समझ में आ गई तो समझो फिर रेजोनेंस हमें सारा का सारा समझ में आ गया, वो क्लियर हो गया हमें तो। ओके, स्टार्ट करें। सर रेडिकल, रेडिकल होता है जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ओड इलेक्ट्रॉन, ओड इलेक्ट्रॉन को हम रेडिकल बोलते हैं। ओड इलेक्ट्रॉन सिंगल, दो आएंगे तो लोन पेयर हो गया, ओड इलेक्ट्रॉन को हम रेडिकल बोलते हैं। सर बैक बॉन्डिंग भी समझ, हाँ बैक बॉन्डिंग इसी के अंदर मैं आपको कुछ वो एग्जांपल बैक बॉन्डिंग के भी कराऊंगा। करें, स्टार्ट करें, चलो। सबसे पहले पढ़ते हैं पाई सिग्मा पाई। देखो ये आपने माइंड में रखना है, जब कभी भी रेजोनेंस होगी, जब कभी भी रेजोनेंस होगी तो रेजोनेंस तभी होगी जब ऑल्टरनेट होगा, ऑल्टरनेट सिस्टम होगा, मतलब उसको जाने के लिए जगह मिलेगी। पाई बॉन्ड तभी मूव करेगा जब उसको आगे जाने की जगह मिलेगी। अगर उसको आगे जाने की जगह नहीं मिली तो पाई बॉन्ड कभी भी मूव नहीं करेगा। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना है अपने माइंड में कि अगर पाई बॉन्ड को जगह मिलेगी तभी वो जाएगा, अगर उसको जगह नहीं मिलेगी तो नहीं जाएगा। ओके, चलो सबसे पहले टाइप की पढ़ते हैं हम पाई सिग्मा पाई। ये है, देखो हमारे पास है पाई सिग्मा पाई, ये पाई सिग्मा पाई, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, और फिर क्या है यहाँ पे पाई बॉन्ड है। तो इसके अंदर क्या होगी? इसके अंदर रेजोनेंस होगी। ओके, अगर मैं इस टाइप का सिस्टम बनाऊं, देखो ये इस टाइप का बना दूं तो इसके अंदर रेजोनेंस नहीं होगी, क्योंकि ये ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड नहीं है। मतलब ये पाई सिग्मा सिग्मा पाई, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा। जब भी रेजोनेंस होगी तो वहां पे जब उसको जगह मिलेगी जाने के लिए तभी वो जाएगा। ओके, अगर उसको जगह नहीं मिलेगी पाई बॉन्ड को तब वो मूव नहीं करेगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हमारे डिलोकलाइजेशन शो करते हैं, मतलब वो मूवेबल है। सिग्मा बॉन्ड हमारे फिक्स्ड है वो तो। ओके, अब देखो जो ये हमारा पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड हमारा ये है। अगर मैं इस बॉन्ड को यहां पे लेके जा रहा हूं, अगर मैं इस बॉन्ड को यहां पे लेके जाऊंगा, अगर मैं इस बॉन्ड को यहां पे लेके जाऊंगा तो क्या होगा? यहाँ पे कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? कार्बन के ऊपर, अगर मैं इस बॉन्ड को यहां पे लेके जाऊंगा तो कार्बन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन आ गए और नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है ना हर बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसके पास क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज भी आएगा। क्यों नेगेटिव आया? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो इसका खुद का है, एक इलेक्ट्रॉन साथ वाले कार्बन से आया हुआ है, तो इसलिए वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, और इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आया पॉजिटिव? क्योंकि इसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है दूसरे वाले कार्बन पे। ये बन गया हमारा सिस्टम। ओके,
सही है ना? ये डबल बॉन्ड क्यों रिमूव हो गया? देखो होता क्या है ना, कोई भी अगर स्ट्रक्चर है, किसी स्ट्रक्चर के अंदर अगर पाई बॉन्ड उसका मूव करता है ना, अगर पाई बॉन्ड मूव करता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो स्ट्रक्चर क्या होता है? वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू जिसके अंदर पाई बॉन्ड मूव नहीं कर रहा। ऐसे आप स्टेबिलिटी से भी बता सकते हो। जैसे हमारे पास ये सिस्टम है, आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि बताओ इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो आप देखोगे जिसके अंदर क्या हो रहा है, जिसके अंदर पाई बॉन्ड मूव कर रहा है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड मूव कर रहा है, वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। और जिसके अंदर पाई बॉन्ड मूव नहीं कर रहा वो स्ट्रक्चर कम स्टेबल होता है। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये क्या होगा, कम स्टेबल होगा। अब ये ज्यादा स्टेबल क्यों ज्यादा स्टेबल हुआ? उसका रीजन है रेजोनेंस। उसका रीजन क्या? उसका रीजन है रेजोनेंस। होता क्या है कि जो हमारा पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के अंदर मूव करता है, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में क्या करता है, वो मूव करता है। ओके, एक बार इसको समझो कि अगर मैं पाई बॉन्ड को यहाँ पे लेके जाऊं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, सॉरी, दो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। ओके, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ओके, अब इसको आगे जाने के लिए जगह मिल चुकी है, इसको आगे जाने के लिए जगह मिल चुकी। कैसे जगह मिली है? क्योंकि इस कार्बन का एक ऑर्बिटल वेकेंट है। पॉजिटिव चार्ज तो तभी आएगा ना, इस कार्बन का एक ऑर्बिटल क्या है, वेकेंट है। तो ये जो ये यहाँ पे ऑर्बिटल क्या है, यहाँ पे ऑर्बिटल वेकेंट है। तो जो पाई बॉन्ड है इस ऑर्बिटल के साथ क्या कर लेगा, वो इस ऑर्बिटल के साथ वो ओवरलैपिंग करेगा। और जैसे वो इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा उससे क्या होगा, अब की बार यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बस यही चीज आपको समझ आनी चाहिए कि जैसे ये डबल बॉन्ड इसके साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। देखो ये दो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज सेम एज इट इज है। पहले इसका ऑर्बिटल वेकेंट था, अब क्या हो गया, फिल्ड हो गया, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज चला गया। ये कार्बन इधर डबल बॉन्ड बनाए या इधर डबल बॉन्ड बनाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ा है इसको पड़ेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो इसके पास क्या आएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके पास क्या आएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, तो यही क्या इसके, यही इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, यही क्या इसके, यही इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ओके, अब देखो एक स्ट्रक्चर ये बना हमारा, एक ये बना हमारा। ओके, पहले बताओ इतना समझ आया ही नहीं आया, इतना ये समझ आया या नहीं आया, इतना क्लियर है ना? अब देखो एक स्ट्रक्चर हमारा ये बना है, एक स्ट्रक्चर हमारा ये बना है। ये स्ट्रक्चर तो बोलता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर बोल रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड। एक्चुअल में हमें पता है कि डबल बॉन्ड क्या आएगा, डबल बॉन्ड पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में होता है, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में क्या होगा, वो डबल बॉन्ड होगा, उसी की वजह से स्टेबिलिटी आती है। ओके, देखो अगर मैं इसको आपको ऑर्बिटल से दिखाऊं, ये तो है हमारे सिग्मा बॉन्ड। पहले स्ट्रक्चर के अंदर क्या था, ये उसके पाई ऑर्बिटल है, पाई ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग कहां पे हो रही है, ओवरलैपिंग यहां पे हो रही है, ओवरलैपिंग यहीं पे हो रही है ना। पहले स्ट्रक्चर के अंदर ओवरलैपिंग कहां पे, ओवरलैपिंग इधर वाले कार्बन के दो बीच और इन दो कार्बन के बीच क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। ओके, लास्ट वाले स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, इस स्ट्रक्चर में इनके बीच ओवरलैपिंग हो रही है। ओके, ऊपर वाले सेक्शन में साइड वालों के बीच ओवरलैपिंग हो रही है, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। और लास्ट वाले सेक्शन में इनके बीच क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, और ये क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। और हमें पता है कि इन दोनों को मिला के जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा उसके अंदर क्या होगा, जो हमारा पाई बॉन्ड पूरे के पूरे उसमें क्या करेगा, वो मूव करेगा, पूरे के पूरे में क्या करेगा, वो मूव करेगा। ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। इसी से ही हमारा जो मॉलिक्यूल है, जो हमारा कंपाउंड है, वो स्टेबिलिटी गेन करता है, क्योंकि उसके पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कैसे हैं, वो मूवेबल पाई बॉन्ड है। ओके, बताओ पहले बताओ फर्स्ट पार्ट समझ आया या नहीं आया, फर्स्ट पार्ट नोट करना चाहते हो नोट कर लो इसको। फर्स्ट पार्ट बताओ फटाफट, क्लियर है? चलो एक बार सेकंड पार्ट करते हैं। ये था हमारा पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। नेक्स्ट जो हमारा वो है पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। ओके,
ये हो गया हमारा पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। ओके, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज का मतलब है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या दो इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारा जैसे कि हमारा कार्बन और ये हाइड्रोजन है। अब ये कार्बन और हाइड्रोजन तीन टाइप से ब्रेकडाउन हो सकता है, ये क्या हो सकता है? तीन टाइप से ब्रेकडाउन हो सकता है। पहले चीज को समझो, जो कार्बन हाइड्रोजन है वो तीन टाइप से ब्रेकडाउन हो सकता है। पहला केस तो ये है कि हाइड्रोजन ऐसे ही चले जाए, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन भी छोड़ के जाए, H पॉजिटिव निकल जाए यहां से। हमें पता ना कि कार्बन में और हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन अपना भी इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाए, मतलब बिना इलेक्ट्रॉन के चला जाए, तो उस केस में क्या होगा? कार्बन पे खुद का भी इलेक्ट्रॉन होगा और हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन होगा, और क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और यहां से क्या होगा? H पॉजिटिव आएगा। भी हाइड्रोजन अपना भी इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, तो इसका मतलब H पॉजिटिव, अपना इलेक्ट्रॉन भी छोड़ दिया उसने, और वो इलेक्ट्रॉन किसके पास रह गया? वो कार्बन के पास रह गया, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। एक केस तो ये बनता है। दूसरा केस ये बनता है कि अगर हाइड्रोजन अपना तो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, साथ में वो कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, ये अपना तो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, वो कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके जाए, उस केस में क्या होता है? कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव चार्ज। हमें पता ना, किसी से अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन के पास जाएगा तो हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, हाइड्राइड बोलते हैं इसको, हाइड्राइड। ओके, ये बनता है हमारा सेकंड केस। थर्ड केस क्या बनता है? अगर हाइड्रोजन सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाए, सिर्फ अपना, जो उसका खुद का है, तो उस केस से क्या होगा? कार्बन का रेडिकल और हाइड्रोजन रेडिकल दिख रहा है, यहां से ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे कार्बन रेडिकल और हाइड्रोजन रेडिकल। ओके, इसको रेडिकल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको रेडिकल बोलते हैं, जब होमोलिटिक फिशन होता है यहाँ पे। तो तीन टाइप से ब्रेकडाउन हो सकता है। हाइड्रोजन मतलब अपना भी इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाए तो कार्बन पे नेगेटिव, अपना इलेक्ट्रॉन भी लेके जाए साथ में कार्बन का भी लेके जाए तो कार्बन पे पॉजिटिव, अपना अपना लेके जाएंगे तो दोनों पे रेडिकल, कोई चार्ज नहीं आएगा, दोनों पे रेडिकल कोई भी चार्ज नहीं आएगा। ये चीज क्लियर हुई है या नहीं हुई? ये आपको माइंड में रखनी है, आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, क्लियर है ये चीज? बताओ पहले। ठीक है, चलो। अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने CH2 नेगेटिव लिखा है। CH2 नेगेटिव कैसे लिखा है मैंने? पहले ये था CH3, पहले क्या था? पहले CH3 था। ओके, तो इसमें से एक हाइड्रोजन ने क्या किया? एक हाइड्रोजन अपना भी इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, इनमें से एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया। जब वो अपना भी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया तो दो हाइड्रोजन आएगी, और इसके ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके ऊपर क्या आ गया? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो ये बन जाएगा हमारा सिस्टम। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे जो रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस कौन सी होगी यहाँ पे? पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, अब देखो होगा क्या यहाँ पे? हमें पता है कि इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? 1 2 3, और एक हाइड्रोजन के साथ बना रखा है 4। 1 2 3 4, चार बॉन्ड है, और हमें पता है कि कार्बन चार से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता कभी भी। ठीक है, चलो। और हमें यहाँ पे क्या है? जो पाई बॉन्ड है ना, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है? ये रेजोनेंस में आएगा। रेजोनेंस में कैसे आएगा? अगर ये यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बनाए और ये डबल बॉन्ड कहाँ चला जाए? नेगेटिव चार्ज बन जाए। जो नेगेटिव चार्ज है, ये दो इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्ड बॉन्ड बन जाए, और जो बॉन्ड बना हुआ है वो क्या बन जाए? नेगेटिव चार्ज बन जाए। तो क्या हो सकता है यहाँ पे? डिलोकलाइजेशन हो सकती है। यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड CH2। बन सकता है ना ये स्ट्रक्चर? तो यही क्या होगा? यही हमारा रेजोनेंस होगा सेकंड टाइप का। ये क्या होगा? ये हमारा रेजोनेंस सेकंड टाइप का हमारा ये रेजोनेंस होगा। बट जब कभी भी नेगेटिव चार्ज को, पाई बॉन्ड को, रेडिकल को जाने की जगह मिलेगी, यहाँ पे जाने की जगह मिल रही है उसको, देखो ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, तो हमेशा वो जाएगा, और जैसे वो जाएगा तो वो स्ट्रक्चर को स्टेबल करेगा। बताओ ये चीज समझ आई या नहीं आई? देखो सर, इनको याद नहीं, देखो याद नहीं करना आपने इसको ना प्रैक्टिस करके देखने सिर्फ, कि हाँ पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज का केस ये रहा है। एक दो केस अपनी मर्जी से बना के देखो, हाँ ये भी केस बन सकता है। ठीक है, तो आपने केसेस बना, अपने आप केसेस बनाने हैं, इसको याद नहीं करना है। इसको आपने इसको प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा वो अपने आप, एज सच रट्टा नहीं मारना इनका। हाँ जी, क्लियर है ये? चलो उसके बाद थर्ड केस करते हैं। जिसको ये केस समझ में आगे सारे के सारे, तो वो उसको उसको रेजोनेंस में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट है हमारा पाई सिग्मा लोन पेयर।
पाई सिग्मा लोन पेयर, ये आ गया ना हमारा। देखो ये पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, और साथ में क्या ये लोन पेयर है, पाई सिग्मा लोन पेयर। ओके, लास्ट वाले केस में भी लोन पेयर था, लास्ट वाले केस में भी लोन पेयर था, बट वहां पे नेगेटिव चार्ज भी था, तो हमने उसको नेगेटिव की कैटेगरी में रख दिया। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, बट वो लोन पेयर है बस, वो क्या है यहाँ पे लोन पेयर, तो ये हमारी थर्ड कैटेगरी बन जाएगी। देखो इसमें भी हमें पता है लोन पेयर, देखो लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो, मतलब इलेक्ट्रॉन हो, पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो वो हमेशा ना वो डीलोकलाइजेशन की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से उसकी डीलोकलाइजेशन हो जाए, वो कहीं ना कहीं से वो मूव करना शुरू कर दे, और जैसे वो मूव करते हैं तो स्ट्रक्चर को क्या बनाते हैं, वो स्टेबल बनाते हैं। क्योंकि हमें पता है ना, अगर नेगेटिव चार्ज एक जगह पे रहता है ना तो स्ट्रक्चर हमारा अनस्टेबल होता है, बट अगर नेगेटिव चार्ज पूरे में फैल जाए, नेगेटिव चार्ज पूरे में क्या हो जाए, वो डिस्पर्स हो जाए, तो स्ट्रक्चर को वो स्टेबल कर देता है बहुत ज्यादा। तो इसलिए जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो हमेशा मूवमेंट पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं वो। ओके, एक जगह पे रुकेंगे तो वो क्या करेंगे, उसको अनस्टेबल बना देंगे हमारे कंपाउंड को, तो इसलिए रेजोनेंस होती है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब देखो यहाँ पे है लोन पेयर, यहाँ पे है डबल बॉन्ड। ओके, अब देखो एक केस ये बन सकता है कि हमारा जो लोन पेयर है, लोन पेयर आ जाए यहाँ पे, लोन पेयर क्या बना दे, लोन पेयर बना दे डबल बॉन्ड, लोन पेयर क्या बना दे, लोन पेयर डबल बॉन्ड। अगर लोन पेयर ने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया तो कार्बन के हो जाएंगे 5 बॉन्ड, 1 2 3 4 और एक आ जाएगा 5, तो कार्बन के तो 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, तो क्या होगा, इस बॉन्ड को यहाँ पे आना पड़ेगा, जो ये बॉन्ड है पाई बॉन्ड, इसको कार्बन के ऊपर आना पड़ेगा। जैसे वो कार्बन के ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए पाई बॉन्ड के, और साथ में नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 बॉन्ड और NH2, 2 बॉन्ड और NH2। और हमें पता है कि जब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देता है, लोन पेयर के साथ बॉन्ड वगैरह बनाता है, तो क्या होएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आता है, यहाँ पे वो पॉजिटिव चार्ज आता है यहाँ पे। ओके, तो ये भी क्या होगी, हमारी रेजोनेंस होगी, ये क्या होगी, हमारी थर्ड टाइप की रेजोनेंस है ये। हाँ जी बताओ फटाफट। क्लियर है ये? हाँ जी डन। हाँ देखो, वही बात है ना, जो रेजोनेंस जो टॉपिक है ना हमारा, ऑर्गेनिक है थोड़ा सा, ठीक है। तो वही कि जब हम उसको समझेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, करके देखेंगे रेजोनेंस, हाँ रेजोनेंस हो रही है नहीं हो रही, सर ने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाए हो, तो वहां से सारा क्लियर हो जाए। मैं तो बस बेसिक बता रहा हूँ, जिनको बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, जिनको आता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है उसको। ओके, चलो, लोन पेयर हमारा यहाँ पे आया, लोन पेयर जैसे यहाँ पे आ गया तो डबल बॉन्ड, और जो डबल बॉन्ड था ऑलरेडी वो लोन पेयर बन गया। क्यों बन गया ये, क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड ही होंगे, इसलिए। ओके सर, अच्छे से समझ, हाँ, अगर आपको फिर भी थोड़ा रहा है तो आप एक बार प्रैक्टिस करना, फिर समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट केस करते हैं, केस नंबर 4। 4 है हमारा पाई सिग्मा पॉजिटिव। देखो यहाँ पे है CH3। अब ये बताओ पहले, इसके अंदर बताओ, इसके अंदर कोई रेजोनेंस होगी या नहीं होगी, पहले ये बताओ, इसके अंदर कोई रेजोनेंस होगी या नहीं होगी। सर रेजोनेंस होती क्यों है, टू गेन स्टेबिलिटी, रेजोनेंस क्यों होती है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए होती है। बताओ इसके अंदर कोई रेजोनेंस होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, क्या चेंजेस कर दूं, अगर मैं CH3 को ब्रेक डाउन कर दूं, देखो CH2 और यह हाइड्रोजन लिख दिया, सेम है भाई। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ना हाइड्राइड निकाल रहा हूँ, हाइड्राइड, हाइड्राइड मतलब अगर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन भी लेके जाए, साथ में कार्बन का भी ले जाए, भाई अपना तो लेके जा रहा है, साथ में वो कार्बन का भी छीन के लेके जा रहा है, तो इस केस में क्या बन जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया, तो जब भी इलेक्ट्रॉन जाता है तो पॉजिटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन आता है तो नेगेटिव चार्ज। ओके चलो, क्या अब रेजोनेंस हो सकती है इसके अंदर, बताओ फटाफट, क्या अब रेजोनेंस हो सकती है, बिल्कुल सही तेजस, बिल्कुल सही। अब रेजोनेंस इसके अंदर हो सकते हैं, क्यों हो सकती है, क्योंकि पाई बॉन्ड को ना जगह मिल गई है डीलोकलाइजेशन करने की, घूमने की इसको जगह मिल गई है, हो सकती है। क्योंकि हमें पता है कि कार्बन का यहाँ पे ऑर्बिटल क्या हो गया, वेकेंट हो गया, तो ये बॉन्ड इस ऑर्बिटल में क्या करेगा, वो ओवरलैपिंग करेगा और उसके साथ वो बॉन्ड बना लेगा। ओके देखो यहाँ पे CH, अब यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया,
अब जैसे यहाँ पे इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज खत्म, उसकी वैलेंसी पूरी हो चुकी है, बट अब इसकी वैलेंसी कम हो चुकी है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, इसके ऊपर आ गया, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, इसके ऊपर आ गया। ठीक है, अच्छा देखो आप सोच रहे होंगे सर पहले पॉजिटिव इधर था पॉजिटिव इधर था, दोनों है तो सेम ही। हाँ जी बिल्कुल दोनों सेम ही है, पहले पॉजिटिव इसके पास था, अब पॉजिटिव इसके पास आ गया। तो वही मैंने बताया आपको कि जो चार्ज होता है ना, चार्ज जितना फैलता है उतनी ही स्टेबिलिटी आती है, चार्ज जितना फैलेगा उतनी स्टेबिलिटी आएगी। देखो पहले सिर्फ पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे था, पहले पॉजिटिव चार्ज सिर्फ इस कार्बन पे था, तो क्या किया इसने ना, इसका पॉजिटिव चार्ज को शेयर कर लिया, इस कार्बन ने इस पॉजिटिव चार्ज को शेयर कर लिया, शेयर कर लिया उसने, तो कहा कि भाई तेरे पास रहेगा पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा मेरे पास भी रहेगा, आधा तेरे पास रहेगा आधा मेरे पास रहेगा, तो उससे क्या हुआ ना, चार्ज ना फैल गया, हाफ ऑफ हो गया। और जब चार्ज हाफ ऑफ होता है तो क्या होता है वहां पे, स्टेबिलिटी आती है, चार्ज जितना डिस्पर्स होगा उतनी स्टेबिलिटी आएगी। समझ आया ये बात? पहले चार्ज सिर्फ इसके ऊपर था, अब चार्ज इसके ऊपर ना रह गया, इसके ऊपर भी आ गया, तो चार्ज पूरे में फैल गया, इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है। ठीक है बात, उससे क्या हुआ, स्टेबिलिटी आ गई है, जितना चार्ज फैलता है उतनी स्टेबिलिटी आती है, बस इसलिए रेजोनेंस होता है, सिंपल सा फंडा है। क्लियर है ये बात? एरो का सीन देखो, एरो दिखा रहे हैं ना, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, एरो दिखा रहे हैं। जब भी आप स्ट्रक्चर्स को, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप दिखाओगे तो बीच में आप ऐसे एरो लगाओगे। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। पाई सिग्मा रेडिकल, अब वही है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है यहाँ पे, अब जो हाइड्रोजन जाएगा, मैं हाइड्रोजन में ना एच रेडिकल निकाल रहा हूँ, एच रेडिकल निकालूंगा यहाँ पे मैं, मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, एच रेडिकल, होमोलिटिक फिजन हुआ यहाँ पे। और होमोलिटिक फिजन हमें पता है लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, परोक्साइड के प्रेजेंस में होता है ये। ओके तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 रेडिकल आ गया यहाँ पे। क्लियर है? अब ये रेजोनेंस शो करेगा या नहीं करेगा, बताओ फटाफट, क्या जो ये मॉलिक्यूल है वो रेजोनेंस शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा शो, क्योंकि अब इसको जाने की जगह मिल गई है। ओके देखो ये जो यहाँ पे रेडिकल है CH2 रेडिकल, ये बताओ कार्बन के यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के जो ऑर्बिट है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, बताओ इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है इस टाइम, कार्बन के इस टाइम इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, फटाफट बताओ, देखते हैं सही कौन बता रहा है। बिल्कुल सही बताया विशाखा ने। वैसे नहीं बताने भी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तेजस ने भी सही बताया, महक ने सही बताया, वैसे बताने कि उसके ऑर्बिट में, उसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके ऑक्टेट में है यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है 7, 7 बनेगा ना भाई, 2 4 6 और 1 7। और हमें पता है कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वो अनस्टेबल होता है, तो ये ना क्या है, ये अनस्टेबल है, ठीक है, ये अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये अनस्टेबल है तो मतलब हमारा कंपाउंड क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो इस कार्बन ने देखा कि ये ना, ये अनस्टेबल है, मतलब इस कार्बन की वजह से ना हमारा कंपाउंड अनस्टेबल है, तो इस कार्बन ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, इस ओड इलेक्ट्रॉन को ना दोनों शेयर करते हैं, इस ओड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दोनों शेयर करेंगे। और वो शेयर कैसे हुआ, रेजोनेंस की वजह से हुआ, कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आए और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आए और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए। जब कभी भी आप सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाओगे तो आपने इस तरह एरो से दिखानी है, ऐसे एरो से दिखानी है। जब आप डबल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाओगे तो आपने ऐसे एरो से दिखानी है। ठीक है, तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाओगे तो आपने ऐसे एरो लगाने हैं। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया और एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ क्या आ गया, यहाँ पे आ गया वो। ओके, दो थे ना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाके इसके साथ उसने बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया इसके ऊपर, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और CH2। ठीक है, पहले इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, अब इसका तो कंप्लीट हो गया, अब इसका क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। कहने का मतलब है कि इन्होंने जिसकी वजह से जो अनस्टेबिलिटी आ रही थी सिस्टम में, उसको उन्होंने हाफ ऑफ कर लिया, शेयर कर लिया, तो स्टेबिलिटी आ गई है, हाफ ऑफ कर लिया तो स्टेबिलिटी आ गया, इसलिए रेजोनेंस होता है, यही रीजन है रेजोनेंस का। समझ आ गया ना? हाँ देखो अनस्टेबल तो अब भी है, पर ये तो ना कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, अगर हम इसके रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो हाइब्रिड में क्या होगा,
पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पे, पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा ना, ओवरऑल सिस्टम इन दोनों से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ओवरऑल सिस्टम इन दोनों से क्या हो जाएगा, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। हाँ जी बताओ फटाफट। क्लियर है? रेजोनेंस हाइब्रिड में दोनों के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, दोनों के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड में। फिर चलो ये था हमारा पाई सिग्मा रेडिकल। नेक्स्ट है पाई सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाई सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल, BH2 ये लगा लो, पाई सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल। हमें पता है कि बोरॉन के पास क्या होता है, जब बोरॉन 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास एक ऑर्बिटल वेकेंट होता है 2p का। ओके देखो हमें देखने से तो वेकेंट ऑर्बिटल यहां पर भी है, पॉजिटिव चार्ज में भी है, और वेकेंट ऑर्बिटल ये भी है। ओके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो वेकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे बिना पॉजिटिव चार्ज के वेकेंट ऑर्बिटल है। क्या बोरॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? नहीं, पर वेकेंट ऑर्बिटल है, हाँ है। समझ आ रहा है ना? बोरॉन के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है, हाँ वेकेंट ऑर्बिटल है। वेकेंट ऑर्बिटल मींस मतलब जो ऑर्बिटल एम्प्टी है एक, ये ऑर्बिटल क्या, ये ऑर्बिटल एम्प्टी है यहाँ पे। ओके और हमें पता है कि जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड क्या करेगा, इस एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ वो ओवरलैपिंग करेगा, इस एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, वो ओवरलैपिंग करता है। जैसे वो उसका ओवरलैपिंग करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, BH2, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, फिर वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? बोरॉन का ऑर्बिटल एम्प्टी कैसे है, देखो बोरॉन के आपको सर ने आपको बताया होगा, बोरॉन के अंदर क्या होता है, लास्ट में 2p एम्प्टी होता है, 2p, क्योंकि हमें पता है ना जो बोरॉन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 और 2p 1 होती है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, जब ट्रांसफरेंस होंगी तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है, तो एक बॉन्ड यहाँ बनता है, एक बॉन्ड यहाँ बनता है, एक बॉन्ड यहाँ बनता है, तो 3 बॉन्ड बन गए यहाँ पे। तो जो ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल क्या रह जाता है, वेकेंट रह जाता है, ये ऑर्बिटल क्या रह जाता है, वेकेंट रह जाता है। ओके तो ये हो गया हमारा, इसी को हम बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। कुछ और एग्जांपल कराऊंगा आपको बैक बॉन्डिंग के। हाँ जी क्लियर है ये वाला केस? मोर स्टेबल कौन सा होगा इसके, देखो मोर स्टेबल तो रेजोनेंस हाइब्रिड ही होगा। होता क्या है ना, जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना, सबसे स्टेबल वही है, और इवन रियल है। ऐसा बोलते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड ही हमारा रियल स्ट्रक्चर है, वही हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल है। जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनते हैं वो हाइपोथेटिकल होते हैं, वो रियल नहीं होते, वो अनरियल होते हैं, ये हाइपोथेटिकल केसेस हैं। बस ये इनकी वजह से हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड को हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ये इमेजिनरी है हमारे। ये रियल कौन सा है, रियल हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड ही हमारा सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है, ये नहीं करते। बताओ ये केस सही है, नहीं क्लियर है या नहीं, बताओ फटाफट। चलो अब हम करते हैं बैक बॉन्डिंग के कुछ केसेस। अच्छा अब आपने मेरे को ये बताना है कि CH3 थ्राइस नाइट्रोजन और CS, नाइट्रोजन पे यहाँ पे दोनों में लोन पेयर है, दोनों केस में क्या है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, दोनों केस में क्या है, दोनों केस में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। अगर हम नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम ले, अगर हम नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम में, बताओ दोनों की जो शेप है, शेप कैसी होगी। अगर हम नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम ले तो बताओ नाइट्रोजन की शेप कैसी होगी, बताओ फटाफट। कराया होगा सर ने ये केस, आपको कराया केस? टेट्राहेड्रल थोड़ा होगी भाई, हाँ ये तो क्या होगा, ये हमारा बेंट होगा, और ये क्या होगा, ये हमारा लीनियर होगा। देखो हमें पता ना कि ये हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास क्या एक लोन पेयर है, ये हमारा CS, और इधर क्या कार्बन, कार्बन के ऊपर CH3 है। ओके यही बनेगा, बेंट बनेगी इसकी शेप। देखो 2 बॉन्ड पेयर आएंगे और एक लोन पेयर आए तो क्या होती है, बेंट। दूसरे केस में क्या, दूसरे केस में भी इनिशियल तो ऐसी होना चाहिए,
नाइट्रोजन CH और यहाँ पे लोन पेयर। बट हमें पता है ना सिलिकॉन के पास क्या होता है, सिलिकॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। जब उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे ये क्या करता है, ये बैक बॉन्डिंग करता है। क्या करता है, जो इसका जो जो इसका लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेगा, इसके साथ वो बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। अब जब वो इसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा तो लोन पेयर नहीं रहेगा, लोन पेयर क्या बन जाएगा, वो बॉन्ड पेयर बन जाएगा। वो लोन पेयर क्या बनेगा, वो पाई बॉन्ड बन जाएगा वो। ओके, और जैसे ही पाई बॉन्ड बनता है वो, तो जो उसकी शेप है वो क्या हो जाएगी, वो लीनियर हो जाएगी। तो ये तो क्या होता है, ये हमारा बेंट होता है, और ये क्या होता है, ये हमारा लीनियर होता है। ये बेंट होता है, ये क्या होता है, ये हमारा लीनियर होता है। ओके, तो ये भी एक तरह से वही रेजोनेंस ही है। ये भी मैग्मोंड में क्या हो रही है, ये भी हमारी रेजोनेंस ही है। बताओ इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, CHCl3 और CHF3। बताओ इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ज्यादा एसिडिक कैसे बताएंगे हम, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर व्हाइल बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये होता ना, अच्छा एसिड वो होगा जो क्या करेगा, जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, जो H पॉजिटिव को जल्दी दे देगा। जैसे HCl क्या करता है, H पॉजिटिव देता है, तो एसिड है, बहुत बढ़िया एसिड है वो, क्योंकि वो H पॉजिटिव को दे रहा है वो। ओके फटाफट करो इसको। कर लिया सबने, कर लिया। चलो, कई बच्चे CHCl3 बोल रहे हैं, कहीं CHF3 बोल रहे हैं, चलो देखते हैं। अच्छा, हम दोनों ने मतलब हमने क्या करना है, इन दोनों की एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करना है। एसिडिक मतलब H पॉजिटिव को रिलीज करना है यहां से, चाहिए। हाँ, हमने यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज करना है। चलो, हमने यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज कर दिया, एक ये और एक यहाँ से भी। अब जैसे हमने H पॉजिटिव रिलीज कर दिया, रिलीज करने से क्या होगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, इस कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको नीचे। यहाँ पे फ्लोरीन नहीं दिख रहा आपको, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। यहाँ पे नेगेटिव आएगा और क्या आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। ओके, अब देखो, मैंने आपको बताया कि जहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा फैलेगा, वो सिस्टम क्या होगा, वो सिस्टम हमारा स्टेबल होगा। वो सिस्टम क्या होगा, वो सिस्टम हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। जहां पे नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा। अब ये मेरे को बताओ, नेगेटिव चार्ज कहां पे ज्यादा डिस्पर्स हो रहा है, फर्स्ट में या सेकंड में। जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो कहां पे ज्यादा डिस्पर्स हो रहा है भाई। इसके अंदर तो क्या है, इसके अंदर तो फ्लोरीन के पास कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, बट इसके पास क्या है, यहाँ पे इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। तो क्या करेगा ये, बैक बॉन्डिंग करेगा। क्या करेगा, ये बैक बॉन्डिंग करेगा। ओके, और जब ये बैक बॉन्डिंग करेगा, इसकी तो जो शेप होगी वो क्या होगी, पिरामिडल होगी। इसकी शेप क्या होगी, इसकी शेप पिरामिडल होगी। और इसकी शेप क्या बन जाएगी, फटाफट बताओ मेरे को, यहाँ पे देता हूँ। इसकी शेप क्या बन जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगी। इसकी शेप क्या बनेगी, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगी। ओके, तो नेगेटिव चार्ज कहां ज्यादा डिस्पर्स हुआ, इस केस में, तो यही बढ़िया क्या होगा, एसिड होगा। यही बढ़िया क्या होगा, एसिड होगा। ओके, हाँ, एसिड, वो एसिड ज्यादा वो होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका जो कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। जिसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, तो ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल सिस्टम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखो, मेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख सकते हो आप, पर मेन जो कंसेप्ट लगता है वो यहाँ पे यही वाला कंसेप्ट लगता है। जैसे आपने देखोगे पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, HClO4। क्यों है वो सबसे स्ट्रॉन्ग, उसका रीजन भी क्या, उसका रीजन भी रेजोनेंस ही है। जो HClO4 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, रीजन क्या है उसका, रीजन क्या है इसका, HClO4 एसिड है तो क्या होगा, ClO4 नेगेटिव होगा। स्ट्रक्चर बनाओ इसका,
ये है नेगेटिव, ये आ गया। अब क्या इसके अंदर रेजोनेंस हो सकती है, बताओ इसके अंदर रेजोनेंस होगी ना। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस होता है जो एसिड से मिलता है, ये हुआ एसिड, और ये एसिड से जो मिला कॉन्जुगेट बेस, जो एसिड से मिला। अब बताओ ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है कि जो ये नेगेटिव चार्ज है, देखो हर एक ऑक्सीजन के पास ना दो दो लोन पेयर है, बट इस ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 3 लोन पेयर है। इस ऑक्सीजन के पास क्या यहाँ पे 3 लोन पेयर है। लोन पेयर पता होना चाहिए आपको कि हर एक के ऊपर कितने लोन पेयर हैं, लिखा करो इसको। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, दो दो, यहाँ पे 3 है। क्यों 3 है, क्योंकि एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके चला गया, H पोज निकल गया, तो ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा। ये केस बन सकता है, एक केस बन सकता है कि ये यहाँ पे जाए और ये यहाँ पे आए, एक केस और बन सकता है कि ये यहाँ पे जाए और ये यहाँ पे आए। तो इस तरह से इसके 4 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ही हमारा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, और जितना कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ पे। ओके, अब जैसे अगर हम HClO3 करें, HClO3 के अंदर क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक कम बनेगा, ठीक है। HClO2 में इसके अंदर और कम बनेगा, तो इस तरह से करना है आपने। हाँ जी बताओ, क्लियर है ये, ठीक है। अच्छा सर ने आपको ना बेंजीन के अंदर भी रेजोनेंस कराई थी, थोड़े बच्चों को ना उसके अंदर भी डाउट आ रहा था। बेंजीन के अंदर, जैसे बेंजीन के ऊपर बेंजीन के ऊपर अगर हम OH लगा दें, ऐसा नहीं, और बेंजीन के ऊपर अगर हम क्या लगा दें, अगर हम यहाँ पे NO2 ग्रुप, सर ने NO2 वाला एग्जांपल कराया था आपको, NO2 ग्रुप लगा दे, ये दोनों केस कराए थे आपको। इनमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। देखो मेन डाउट क्या आ रहा है बच्चों का, मेन डाउट ये आ रहा है कि सर कब हमने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन में लेके जाना है और कब इलेक्ट्रॉन हमने बेंजीन से लेने हैं। दोनों केस में अलग अलग हो रहा था रेजोनेंस, दोनों केस में क्या हो रहा था, अलग अलग टाइप से रेजोनेंस हो रहा था। यहाँ पे कैसे हो रहा था कि ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, इस टाइप से कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और OH पॉजिटिव, तो इस तरह से डिलोकलाइजेशन शो करेगा। इस केस में क्या हो रहा है, ये यहां जा रहा है और ये यहां आ रहा है, तो जब ये यहां जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये ऐसे, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। दोनों केस में ना अलग अलग बन रहा है, मतलब यहां से तो रिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहां से रिंग में से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, रिंग में से इलेक्ट्रॉन जो ऊपर ग्रुप लगा हुआ है वो रिंग में से इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो। ओके, दोनों केस में, दोनों केस अलग अलग है। आपने क्या ध्यान रखना है, हाँ डिफरेंस वही मैं बता रहा हूँ आपको, डिफरेंस कैसे पता चलेगा। सर ने केस बना रखे हैं वही है, सारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको। देखो आपने ध्यान रखना है कि जो बेंजीन का जो कार्बन है, ध्यान से सुनो इस बात को, जो बेंजीन का जो कार्बन है उसके साथ जो भी हमारा ग्रुप अटैच है डायरेक्टली, अगर उसके पास लोन पेयर है, दोबारा बता रहा हूं मैं, जो बेंजीन का कार्बन है उसके साथ जो भी ग्रुप अटैच है डायरेक्टली, अगर उसके पास लोन पेयर है तो वो लोन पेयर रिंग में देगा, लोन पेयर बेंजीन के पास जाएंगे। अब अगर ऐसा ग्रुप अटैच है जिसके पास लोन पेयर नहीं है तो वो रिंग में से लेगा, तो रिंग में से क्या करेगा, वो रिंग में से इलेक्ट्रॉन को लेगा, जिसके पास है वो रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके पास नहीं है वो रिंग में से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सिंपल सा सिस्टम है ये, ठीक है, समझ आया। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल के वजह से बताना है कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, आपने बताना है मेरे को, ठीक है।
चलो इतने इतने केस बता दो आप मेरे को कौन रिंग में से इलेक्ट्रॉन लेंगे और कौन रिंग में से इलेक्ट्रॉन देगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर आपको इनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है कि कौन रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कौन रिंग में से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, प्रॉब्लम उसके अंदर है। तो ये तो सारे केस सेम बनेंगे। चलो फटाफट बताओ मेरे को, ये मैं साफ कर रहा हूँ। चलो बताओ, सबसे पहले बताओ CHO। CHO मतलब मैंने ये बॉन्ड लगा रखा है, इसका मतलब ये रिंग से अटैच है इस यहां से। CHO बताओ रिंग में से इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा, बिल्कुल सही है। जैसे अगर हम इसको रिंग पे लगा देंगे ऐसे, CHO, CHO क्या है ये? C डबल बॉन्ड O और H। अब बताओ कार्बन के पास लोन पेयर है या नहीं है? कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, नहीं है तो फिर रिंग से ये लेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, चलो कैसे याद रखोगे ये? इसको मतलब मार्क कर लेना यार, जैसे भी करना चाहो। ओके, मैं ऐसे लिख देता हूँ, जो बॉन्ड है ना, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे एरो बना लो, मतलब रिंग में से इलेक्ट्रॉन लेगा ये। ठीक है, सही है ना? हाँ, चलो नेक्स्ट वाला बताओ केस फटाफट। COOH, COOH ये है हमारा। बताओ कार्बन के पास लोन पेयर है? कार्बन के पास तो लोन पेयर होता ही नहीं है, होता है अगर CH3 नेगेटिव हो तब होता है, बट यहाँ पे नहीं है तो रिंग में से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो फिर इसको भी ऐसे बना लो। नेक्स्ट बताओ COR एस्टर, बस H की जगह क्या लगा दो? R ग्रुप लगा दो। बताओ रिंग में से इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? ऐसे कर लो इसको भी। ओके, चलो नेक्स्ट है OCOR। OCOR अलग है, देखो एस्टर ये है ना हमारा, ये भी तो एस्टर ही है, बट अब की बार O से अटैच है। OCOR, दो लोन पेयर यहाँ पे, दो लोन पेयर यहाँ पे। बताओ रिंग में से इलेक्ट्रॉन लेगा देगा? बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन दोनों ही एस्टर हैं। देखो यहाँ पे कार्बन से अटैच है, यहाँ पे ऑक्सीजन से अटैच है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन रिंग में फिर देगा ये। ठीक है, ऐसे लगा दो। NR2 बताओ, NR2, NR2 बताओ फटाफट बताओ। हाँ, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो देगा इलेक्ट्रॉन। CONH2 अमाइड, CONH2 ये भी ऐसे गैस बनेगा, CONH2। कार्बन के पास तो लोन पेयर है ही नहीं, तो फिर ये रिंग में से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये गेन करेगा। ओके, चलो NHCO, ये केस वही कर दिया मैंने यहाँ पे ना, ये वाला केस बना दिया जैसे एस्टर का अपोजिट हुआ ना, NH NHCOR आएगा यहाँ पे, COR ग्रुप कर लेना यहाँ पे। इस तरह से, ठीक है। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास क्या, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो फिर क्या करेगा ये? रिंग में देगा ये। ओके, चलो नेक्स्ट हमें पता है कि O नेगेटिव ये भी देगा, X नेगेटिव हेलोजन है इनके पास भी है तो ये भी देगा। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से आपने देखना है कि जो हमारा है ये रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा या रिंग में इलेक्ट्रॉन लेगा, वो डिपेंड करेगा अगर बेंजीन के पास, बेंजीन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है या जो भी एटम है, अगर उसके पास लोन पेयर है तो देगा, नहीं है तो फिर वो ले लेगा उसके। ओके, चलो एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ 5 मिनट का ही। बच्चों को ना और इलेक्ट्रॉन के जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और इलेक्ट्रॉन का सर कैसे निकालें, एक दो के डाउट भी आए मेरे पास। जैसे NO2, NO2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ClO2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ClO3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? CH3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी रेडिकल की? CF3 रेडिकल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? इनकी हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा डाउट्स आ रहा है, ये मैंने काफी बच्चों को बताया भी था। इसके अंदर क्या करना है हमें, अगर हमारे साइड एटम, अगर हमारे साइड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो जो हमारा और इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा। अगर साइड जो एटम है हमारे वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो साइड एटम है हमारा, तो वो जो और इलेक्ट्रॉन है वो उसमें हाइब्रिडेशन में काउंट वो नहीं होगा। ओके, जैसे मैं अगर इसको उठा लूं CH3 रेडिकल और CF3 रेडिकल, अब देखो यहाँ पे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 हाइड्रोजन आ गए, एक ये बच गया। ओके, बट हमें पता है कि साइड एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइड एटम क्या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो उस केस में क्या होगा, ये काउंट नहीं होगा, फिर इसकी हाइब्रिडेशन क्या आएगी 1 2 3 sp2, और जो एक ऑर्बिटल होगा उसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे लिखाना है इसको। ये हो गया हमारा CH3 रेडिकल। क्या होगी इसके, ट्राइगोनल प्लेनर होगी इसकी शेप। ओके, अब वही है कि CF3 रेडिकल, CF3 रेडिकल को हमें ऐसे बनाना है, जो ये एक इलेक्ट्रॉन है उसको हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट किया है। हाँ, रीजन यही होता है कि जब जो साइड एटम में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करते हैं, इस और इलेक्ट्रॉन को। तो जैसे वो पुल करते हैं तो जो और इलेक्ट्रॉन है ना वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर आ जाता है वो, तो वो क्या आता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर आ जाता है वो। ओके, ये होगी ट्राइगोनल प्लेनर, और अगर इसकी शेप की बात करोगे तो ये क्या होगी, पिरामिडल। इसे क्या होगी, पिरामिडल होगी। इस तरीके से ही करना है आपने। साइड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो काउंट होगा, साइड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो काउंट नहीं होगा। इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp2, दिख रहा है ना, हाँ, इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp3 होगी। ओके, इस तरह से सेम करना है NO2 का भी। ये बनता है NO2 का भी, इसकी भी sp2 आ जाएगी, काउंट करना है। इसका भी काउंट करोगे, इसका भी काउंट करोगे, ClO2 का भी, ClO3 का भी। ठीक है, इसका काउंट नहीं करोगे, इसका काउंट करोगे। क्लियर? हाँ, NO2 का स्ट्रक्चर ये रहा। हाँ, जो साइड एटम अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो काउंट होगा, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो काउंट नहीं होगा वो। ओके,